इंटरेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर, जो कि एक मास्टर आंसर की के साथ दिया हुआ है। ये जो पेपर है ये हुआ था 10 अप्रैल 2018, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, मैं एक पेपर और डाल चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। और हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि हमें समझ आ सके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से आंसर होता है उनका। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं नया कोई पेपर डालूँ या फिर अदर कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मरकरी वेपर लैंप खालिस्तान से भरा होता है। ठीक है, एक मरकरी वेपर लैंप जो होता है उसमें क्या भरा होता है? सोडियम वेपर, निर्वात, गैस और मरकरी वेपर। यानी कि क्वेश्चन के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या भरा होता है उसमें, मरकरी वेपर। ठीक है, मरकरी का जो वाष्प है वो भरा होता है इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर से। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग द बिगिनिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड्स ऑफ ए कॉइल आर कनेक्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। यानी कि ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसके शुरुआती सिरा और आखिरी सिरा कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स का जो डिस्टेंस होता है उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो वो हमारी कौन सी होती है? सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओममीटर का संयोजन है? यानी इनमें से कौन सा उपकरण ऐसा है जिसमें जनरेटर और ओममीटर का संयोजन होता है? तो वो हमारा कौन सा होता है? मैगर। यानी मैगर में जनरेटर भी होता है जिसको हम हाथ से घुमा के चार्ज करते हैं, यानी कि वोल्टेज जनरेट करते हैं, और दूसरा इसमें मीटर का संयोजन होता है जो कि ओम बताता है, यानी कि कितना रेजिस्टेंस है किसी चीज़ का, यानी कि इंसुलेशन का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? मैगर। 4 नंबर क्वेश्चन है, द वायर कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड इज टर्म्स एज। यानी कि जो इलेक्ट्रोड से जो वायर कनेक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ लीड। यानी कि जो अर्थिंग लीड होती है हमारी इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर करंट के में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आर्मेचर जो है वो एक पोल से दूसरे पोल पर जब गुजरता है तो उसकी वाइंडिंग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन ये आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 6 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग आर वाउंड टू द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ द आर्मेचर कोर विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो, यानी कि वो जो वाइंडिंग है उसकी करेक्ट शेप एंड सही साइज उसका हो, उसके लिए हम मतलब किस वायर से उसकी वाइंडिंग करते हैं? तो उसमें दिया हुआ है एनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर सही होता है, क्योंकि जो एनेमल्ड कॉपर वायर होता है ये हमारा एक इंसुलेशन वायर होता है जो 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 मतलब हर मोटर को बांधने के लिए काम आता है। जैसे कोई भी किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं उसमें आपने देखा होगा लाल लाल सा जो तार होता है वो एनिमल्ड कॉपर वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और जनरेटर से बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे खालिस्तान युग में कपल किया जाता है। यानी कि एक जो कन्वर्टर जो होता है उसमें जो मोटर और जनरेटर का जो सेट होता है उसको हम विद्युतीय और यांत्रिक यानी दोनों तरीके से हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इज ए ट्रांसफार्मर विच कंसिस्ट ऑफ ए मैन ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी कि एक जो ऑटोमेटिक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है तो वो मतलब किस प्रकार का यूज होता है उसमें? स्टेप अप, स्टेप डाउन, कोर टाइप, बैरी टाइप। ठीक है, तो उसमें जो हम यूज लेते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप शॉर्ट तरीके से देख लेना, क्वेश्चन को बस अच्छे तरीके से पढ़ो और उसका आंसर देखो। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पारित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह खालिस्तान में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा नियम है? फैराडे का दूसरा नियम। यानी फैराडे का जो दूसरा नियम है वो बैटरी से संबंधित दिया गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा, एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें। यानी डीसी मोटर जो होती है उसको एसी पर चलाने के लिए हमको उसमें क्या परिवर्तन करना होगा? क्या परिवर्तन करते हैं उसमें? कम्यूटेशन का उन्मूलन, यानी कम्यूटेशन का जो वो होता है उसको हम ठीक करते हैं, कम्यूटेशन का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले
ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है। यानी इसमें बताया गया कि किस जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण जो टर्मिनल वोल्टेज हो ईएमएफ से कम होता है। यानी हम जो सीरीज जनरेटर जो होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग वो सीरीज में जुड़ी होती है और आर्मेचर वाइंडिंग भी, ठीक है। तो दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो टोटल जो ईएमएफ जनरेट होता है उसमें से माइनस होकर जो टर्मिनल वोल्टेज वो निकलती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला प्लास्टिक या सिल्क से कवर की गई तार के माध्यम से पेंडेंट लैंप को इंस्टॉलेशन के लिए जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हमारा वो होता है सीलिंग रोज, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क खाली स्थान के कारण कम होता है। जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो किसके कारण कम होता है, क्योंकि वो क्या होती है वो स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार वो स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक यानी उच्च पावर फैक्टर उसका होता है, इस वजह से वो जो प्रारंभिक टॉर्क है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, वो होती है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। और अदर है जैसे ट्रांजिस्टर, कंपाउंड मोटर, कंडक्टर डिवाइस, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जैसे कि हमारा होता है एससीआर को जो हमारी होता है उसको डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल इज। यानी कि जो ऐसा कौन सा कंडक्टर मटेरियल है जो हम वायर में और केबलों में यूज लेते हैं अधिकतर, तो कौन सा था हमारा कॉपर, सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है। यानी फ्रीक्वेंसी मीटर है उसका किस प्रकार का होता है, उसमें पावर फैक्टर मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, ट्राई वेक्टर मीटर। तो इसमें इस पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा और ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, द लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड। यानी कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी है वो लैग करता है किसमें, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, फ्लक्स, हिस्टैरिसीस और कॉपर लॉस। यानी किसमें करता है वो, हिस्टैरिसीस में। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। यानी ऐसी कौन सी करंट है जो हर क्षण उसका मान परिवर्तित होता रहता है, तो किस में होता है हमारी अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इन द आर्मेचर इज शॉर्ट सर्किटेड या ओपन सर्किटेड देन द यूनिवर्सल मोटर हैज। यानी कि जो आर्मेचर होता है या तो शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, तो उस कंडीशन में हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है वो कैसा व्यवहार करेगा, तो उसके पास जो हाई स्पार्किंग होगी उसमें अंदर हाई स्पार्किंग होती है यदि आर्मेचर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी और उसका ओपन सर्किट होता है तब भी, ठीक है। यानी उसको ऑप्शन दिया हुआ है हाई टॉर्क, लेस इंडक्टिव रेक्टेंस, लो कम्यूटेशन, हैवी स्पार्किंग, ठीक है। तो आप जो वीडियो को पॉज करके आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, रीशार्पिंग ऑफ टेप आर डन बाई ग्राइंडिंग। यानी कि जो टेप होती है उसको रीशार्पिंग करके किससे करते हैं, हम ग्राइंडर से करते हैं, किसके द्वारा, फ्लूट्स, यानी फ्लूट होता है इसमें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूट्स। कोरोना खालिस्तान वोल्टेज पर होता है, 21 नंबर क्वेश्चन, कोरोना खालिस्तान वोल्टेज पर होता है। यानी कोरोना जो होता है हमारा किस वोल्टेज पर होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम, ठीक है। यानी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है उससे जस्ट कम पर हमारा कोरोना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकलने वाले पदार्थ का द्रव्यमान पारित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है, इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकलने वाले पदार्थ का द्रव्यमान पारित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है। ये भी हमारा किसका नियम है, फैराडे का पहला नियम। बैटरी के संबंध में जो फैराडे ने दो नियम दिए थे उसमें से ये नियम होता है। यानी कि जो किसी इलेक्ट्रोड से जो मात्रा निकलती है पदार्थ की वो किसके बराबर होती है, बिजली की मात्रा, कितनी देर तक उसमें कितनी करंट हम देते हैं उसके जो समानुपातिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट तक काम कर सकता है उसे कहते हैं हम, ठीक है। जो छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं और उन जो 250 वोल्ट पर काम करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सभी के पास लगे होते हैं लगभग। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी का अधिकतम कार्यकारी तापमान होता है।
ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी, यानी पेपर का जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर बना होता है पेपर से, उसका जो अधिकतम कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, RMS और AC के औसत मूल्य के अनुपात को क्या कहते हैं हम? फॉर्म फैक्टर। यानी RMS मान जो होता है और जो औसत मान होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर, जिसका मान कितना होता है? 1.11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26, दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को क्या कहते हैं? दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ो, एनोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैथोड। ठीक है। एनोड एक सिंगल ही होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ट्रांजिस्टर में कितने वाल्व होते हैं? 3 वाल्व होते हैं। डायोड में कितने होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 27, एक पदार्थ के इकाई घन के विपरीत तरफों के बीच पारित होने वाले करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्या होता है हमारा? पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक खालिस्तान होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर लगाते हैं उसकी जो आयु है वो क्या होती है? दीर्घ आयु उपकरण होता है। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर कंपोनेंट जैसे होते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, SCR वगैरह हो गया, इनकी जो आयु है वो अधिक होती है। ठीक है, दीर्घ आयु उपकरण होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ट्राइक खालिस्तान के बराबर होता है। जो एक ट्राइक होता है, यदि हम किसी 2 SCR को समांतर में जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है? ट्राइक के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को 3 दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं और कंडक्टर की फील्ड करंट की दिशा और गति की दिशा को दर्शाती है। यह खालिस्तान में बताया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से नियम में बताया गया है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, जो किस में लगता है? हमारे DC मोटर में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कोरोना का प्रभाव खालिस्तान घटाया जा सकता है। ये वो कोरोना नहीं है जो आजकल चल रहा है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल कोरोना है। तो इसको किससे कम किया जा सकता है? निर्वाहक यानी कंडक्टर के बीच के अंतर को घटाकर। ठीक है, निर्वाहक कंडक्टर के बीच के, ठीक है, निर्वाहक यानी कंडक्टर के बीच का अंतर है, उन दोनों की दूरी है, उसको घटाकर हम इसको कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोड के कार्य करने की क्षमता। 31 नंबर क्वेश्चन में शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया होगा। इसमें है निर्वाहक के बीच के अंतर को बढ़ाकर, यानी उसके जो तारों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसकी दूरी को बढ़ाकर हम उसको कोरोना को कम कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? यानी जो डायोड की कार्य करने की क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? डायनामिक प्रतिरोध पर, डिप्लीशन क्षेत्र पर, अग्रिम ढलान पर, तापमान के प्रभाव पर। डायोड पर तापमान का प्रभाव अधिक पड़ता है तो तापमान के प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, SCR एक तरह का थायरिस्टर है जो एक 4 परतदार ठोस स्थिति उपकरण है जिसमें टर्न ऑन विशेषताएं होती है जो खालिस्तान द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? SCR को वोल्टेज या करंट के माध्यम से, यानी कि जो उसका गेट होता है, गेट जिसको बोलते हैं हम, उसको वोल्टेज या करंट के माध्यम से उसको कंट्रोल करते हैं, यानी स्विचिंग डिवाइस होती है वो। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, इफ़ द रोटर ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्टेटर इज रोटेट एट सेम स्पीड देन मोटर इज। इसका मतलब है कि किसी मोटर का जो रोटर है वो स्टेटर की स्पीड के बराबर घूम रहा है, तो ऐसी मोटर को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मोटर। यानी सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्टेटर का फील्ड और रोटर की स्पीड दोनों वो क्या होती है? बराबर होती है, तो उसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तरल रोधक की एक श्रेणी है? यानी कि निम्न जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से लिक्विड फॉर्म में जो इंसुलेटर है वो कौन सा होता है? हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, सिंपल सा एकदम देखने से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से देखने पर वामार दिशा में अग्रेसित होती है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी आर्मेचर को हम कम्यूटेटर की तरफ से देखेंगे तो उसकी जो वाइंडिंग है वो उल्टी दिशा में घूमती हुई नजर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव। और यदि आगे की तरफ घूमती हुई नजर आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, रोटरों के सरल और मजबूत निर्माण के कारण और क्योंकि वे लगभग अटूट हैं, किस प्रकार के इंडक्शन मोटर का आमतौर पर इस्तेमाल
किया जाता है। यानी कि जो रोटर होते हैं उसका सरल और मजबूत निर्माण, ठीक है, सरल और मजबूत निर्माण और लगभग वो अटूट है, यानी मजबूत रहते हैं। तो ऐसा कौन सी मोटर में उपयोग किया जाता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर आपने देखा होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। उसको जैसे मोटर आपने खोली होगी तो उसको तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, अंदर घुसाते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं है तार वगैरह की, अंदर अंदर ही उसमें सब सर्किट फिट होते हैं, ठीक है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाले कंडक्टर तार को कहते हैं। न्यूट्रल जो पॉइंट होता है उसको अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाले कंडक्टर तार क्या कहते हैं हम? अर्थड सप्लाई, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत वर्गीकृत है? यानी जो रोटरी कन्वर्टर होता है वो किस प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत आता है? सिंगल फेज या थ्री फेज प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए, बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत, ठीक है। तो यानी कि जो इसमें पूछा है, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आर्मेचर को चलाने के लिए, बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत, और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत, ठीक है। जो हमारा उसका जो सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड है उसको एक्साइट करने के लिए कौन सा सोर्स लगाएंगे हम? डीसी सोर्स। उसको या तो बाहर से दे देते हैं या फिर अलग से कोई जनरेटर वगैरह लगा के उसको हम डीसी सोर्स दे देते हैं, जिससे वो फील्ड जनरेट कर सके। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर बल रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है। इसे हम खालिस्तान के रूप में जानते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा होगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ कब उत्पन्न होता है? जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, कंडक्टर या आर्मेचर। तो कंडक्टर की जो बल रेखाएं वो कटौती करता है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो उससे क्या होता है? एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको हम मोटर के रूप में बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह के कारण मैश में प्रतिरोधी बूंदें खालिस्तान के रूप में ले जानी चाहिए, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह के कारण मैश में प्रतिरोधी बूंदें हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और वामावर्त दिशा में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव बूंदें ले सकते हैं, यहाँ डॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय किया जाता है? डीसी शंट मोटर का जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है, इसमें पूछा गया है। तो उसमें जो एनवीसी होती है, 9 वोल्ट कॉइल, वो क्या होता है? चुंबकीय होता है। और किसके द्वारा होता है वो? फील्ड वाइंडिंग, यानी जो डीसी शंट मोटर का जो फील्ड है उसके सीरीज में जुड़ा होता है एनवीसी, तो उसके द्वारा ये मैग्नेटाइज होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? यानी जो बिजली के प्रवाह को कौन रोक सकता है? ऑप्शन में से रोधक सामग्री रोक सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती हैं वे सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रसार। यानी सिंपल से प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पड़ती हैं तो जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ बिखर जाता है, उसको प्रकाश का प्रसार हम कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, लाइटों और पंखों के लिए 250 वोल्ट तक ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा अल्टरनेटर सामान्यतः खालिस्तान होता है, ठीक है। लाइट और पंखों के लिए हम कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं? अल्टरनेटर सिंगल फेज का करते हैं, ठीक है, लाइट प्रकाश के लिए, ऑप्शन में से। 47 नंबर क्वेश्चन है, यूजेटी में एन क्षेत्र उतनी देर तक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है जब तक कि एक एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा होती है। यानी क्वेश्चन का मतलब है यूजेटी में एन क्षेत्र उतनी देर तक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है, यानी वोल्टेज को डिवाइडर के रूप में कार्य करता है। कब तक? जब तक कि एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा 0 मूल्य तक नहीं हो जाती है, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव किनारे से जुड़ा है, ठीक है, जंक्शन का पी जो टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और एन टर्मिनल है जो बैटरी के पॉजिटिव किनारे से जुड़ा हुआ है, यानी उल्टा जोड़ रखा है, तो उसमें कौन सा बायस हो जाता है? हमारा उल्टा झुकाव, यानी रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, क्वेश्चन में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण खालिस्तान क्या कहा जाता है? डीसी सप्लाई को एसी में जो परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं हम?
सभी घरों में होता है, क्या कहते हैं हम उसको, इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, माध्यमिक वेस्टर्न यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है जो माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है। ठीक है, टर्मिनल क्या बताया गया इसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक वाइंडिंग में वोल्टेज स्थिर रहती है नो लोड से फुल लोड तक। सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाली गिरावट को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। यानी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उसको नो लोड से जो फुल लोड तक जो वोल्टेज में जो वेरिएशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, यानी जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव वाइंडिंग। यानी वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या पर कोई ध्यान देने की जरूरत है नहीं। पोलों की संख्या पर किस में ध्यान देते हैं, लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितने पोल होते हैं उसमें उतने ही हम समांतर पथ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति। यानी किसी भी जो 3 फेस मोटर होती है जो उसका जो स्टेटर घूमता है, स्टेटर एक्चुअली में घूमता नहीं है, उसका फ्लक्स घूमता है, तो उसकी फ्लक्स की गति को हम क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति। क्वेश्चन नंबर 53 है, कनेक्टिंग नॉन करंट। ठीक है, कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ ए सप्लाई सिस्टम टू द अर्थ इज नाउ एज, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थिंग। यानी कि इसमें बताया गया है कि कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर पार्ट ऑफ ए सप्लाई सिस्टम टू द अर्थ, यानी अर्थ से जो हम एक वायर जोड़ते हैं नॉन करंट, जो जिसमें कोई करंट का मतलब नहीं होता है, इसमें करंट नहीं चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। जनरेटर में आर्मेचर कोर में लेमिनेशन यानी कि कोर की जो पत्तियाँ होती है उसकी मोटाई हम कितनी रखते हैं, 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम आ गया, ओम के नियम अनुसार क्या होता है, ऑप्शन में देखो, वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है। ठीक है, वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है, ये भी गलत है। करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है, करंट वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। यानी प्रतिरोध है उसका जो तापमान, ठीक है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, यानी प्रतिरोध जो रूम टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा ओम का नियम कार्य करेगा। तो जो ओम के नियम के पीछे जो हमारे कुछ शब्द पढ़ते हैं, यदि तापमान ताप स्थिर रहे, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर, द मैक्सिमम एसी वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड सेफली बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑफ ए रेक्टिफायर इज नाउ एज पीक प्लेट एसी वोल्टेज। यानी जो मैक्सिमम एसी वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं किस पर, रेक्टिफायर पर, उसको हम क्या कहते हैं, पीक प्लेट एसी वोल्टेज। वाइंडिंग जिसमें, क्वेश्चन नंबर 57 है, वाइंडिंग जिसमें कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, जो फुल पिच वाइंडिंग होती है उसकी जो पिच होती है उससे कम होती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग की पिच। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचाने। नहीं, प्रतिरोधकों का कार्य क्या होता है, सभी को पता है, क्या होता है, करंट के प्रवाह को रोकना, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इंसुलेटिंग तरल पदार्थ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, उनमें से ट्रांसफार्मर तेल को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, खनिज इंसुलेटिंग तेल। ट्रांसफार्मर तेल होता है हमारा खनिज तेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, घरेलू या औद्योगिक बिजली के स्थापना की बिजली खपत को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। सिंपल सा, यानी घरों में जो बिजली खर्च होती है उसको मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग करते हैं हम, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है, एक तुल्यकालिक मोटर जो होती है सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ाने का परिणाम क्या होगा, यानी लोड बढ़ाने पर उसमें क्या होता है, सभी को पता है तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, तो उसमें देखो ऑप्शन पढ़ते क्या, शक्ति घटक में वृद्धि, आर्मेचर धारा में वृद्धि, आर्मेचर धारा में कमी तथा शक्ति घटक में वृद्धि, आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी। यानी आर्मेचर जो धारा होती है वो हमारी बढ़ जाएगी और जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
62 नंबर, दो या दो से अधिक कोशिकाओं के एक समूह को क्या कहते हैं? कोशिका मतलब सेल, ये साइंस नहीं है ये, ठीक है, साइंस ही समझ लो इसको, ठीक है। सेल, दो या दो से अधिक सेल के समूह क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किए जाते हैं? ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं यानी किस किस वाइंडिंग के जो परसेंटेज है किसके अनुसार टाइप किए जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजन किया जा सके। तो हम उसको करते हैं 50%, 60%, 80%, 50, 60 और 80% पर उसको टैप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित जनरेटर में से किस में कुंडल को दो भागों में बांटा गया है? निम्नलिखित जनरेटरों में से किस कुंडल को दो भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन को घुमा रखा है जबकि हमें घुमाना नहीं है। तो ऐसे कौन सा जनरेटर होता है? कंपाउंड वाउंड हमें दो जनरेटर होते हैं, शॉर्ट वाउंड और लॉन्ग वाउंड, ठीक है। तो उसमें दो भागों में बांट दिया जाता है उसको, तो हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज है यानी मीडियम जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? 125 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले खालिस्तान शब्द की परिभाषा है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन आंसर एक छोटा सा चालक, यानी जो हमारे स्लॉट होते हैं आर्मेचर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट, उसके अंदर से घूम के बाहर से होके, ठीक है, उसमें वापस जाता है अंदर, ठीक है, तो क्या होता है? हमारा चालक, यानी चालक से हम उसमें वाइंडिंग करते हैं, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 67 होता है, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध तापमान गुणांक। समझ में आया? तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि, यानी तापमान यदि 1 डिग्री बढ़ा तो प्रतिरोध भी जैसे 2 बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ा 4 बढ़ गया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के परिणाम को कहा जाता है? यानी किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है? वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज या करंट के परिणाम को क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक मान यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेज का योग शून्य के बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम यानी KVL। KVL के अंदर क्या होता है? किसी लूप में सभी वोल्टेजों का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0, यानी समीशन उसका 0 होता है। किसमें होता है? किरचॉफ के दूसरे नियम में। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ट्रांसफार्मर में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो उसे कहा जाता है ऊंचाई परिवर्तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाता है ट्रांसफार्मर, उसको क्या कहते हैं हम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के मल्टीमीटर में एक मीटर की गति व्यवस्था, किस प्रकार के मल्टीमीटर में मीटर की गति व्यवस्था, मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म, एक असंख्यित स्केल, कॉलिब्रेटेड स्केल और संकेत होता है, यानी किस में होते हैं ये सारे सिस्टम? वो होते हैं एनालॉग मल्टीमीटर में होते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर जो होता है एनालॉग वाला, एक पॉइंटर वाला होता है, उसमें सारे सिस्टम होते हैं, यानी मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म एंड कॉलिब्रेटेड स्केल एंड जो उसका जो पैमाना होता है वो क्या होता है? असंख्यित स्केल होता है, ठीक है। फर्स्ट में जैसे सकड़ा हुआ फिर धीरे धीरे चौड़ता हुआ ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में छिद्रान्वेषण तकनीक है? छिद्रान्वेषण मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, किस में से करते हैं हम? टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। ऑप्शन के अनुसार देखो, तार को किसी और तार के साथ शॉर्ट सर्किट करना, ये गलत बात। यदि तार टूट गई है तो उसे सोल्डर ना करना। टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। टूटी तार को तार पर पानी छिड़कना, ऐसे तो कर मत देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माप सके। तो किससे नापते हैं हम? एनर्जी मीटर से, जो हमारे घरों में लगा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालक आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है?
मुख्य संचालक यानी कि अधिकतर आमतौर पर जो यूज़ होता है तो कौन सा होता है, ऑयल इंजन अल्टरनेटर, जो हमारे ऑयल से चलता है यानी ट्रैक्टर से चलता है, ठीक है, वो वाला। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाहक नहीं बन जाते। इस घटना को क्या कहते हैं, थर्मल रनवे। यानी कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, थर्मल रनवे। यानी इसमें उसमें वो क्या करते रहते हैं, थर्मल कंडीशन पर काम करते रहते हैं जब तक वो निर्वाहक नहीं बन जाते, यानी वो कुचालक नहीं बन जाते, ठीक है। तो ये हमारे टेक्निकल के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ तक मैं आपको बताऊँगा। आगे आप देख सकते हैं ये जो हैं जीके आ गई है 1 से 12 नंबर क्वेश्चन तक। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हो गया, 6 7 8 9 10 तक हो गया, 11 12 यहाँ तक जीके हो गया। आगे स्टार्ट हो गया हमारा मैथ 1 से 5 तक। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप इनको। ये 12 क्वेश्चन मैथ के हो गए। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा जर्नल अवेयरनेस रीजनिंग, इनको देख सकते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन किसके हुए, रीजनिंग के। यहाँ से स्टार्ट हमारा इंग्लिश 1 से 9 क्वेश्चन तक, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया DMRC का पेपर। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं आराम से। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें। मैं आगे भी पेपर लाऊंगा, अदर जो डेट को हुए थे, अलग शिफ्ट में हुए थे, उन सब पेपर को मैं वीडियो के द्वारा लाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।